हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। सो माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के असाइनमेंट पार्ट को। यस स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक बेसिकली ओवरऑल सारी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके थ्योरी, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है और इसके बाद आपकी बुक में एक असाइनमेंट वाला पार्ट दिया होता है जिसमें कुछ थ्योरी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपकी बुक में नहीं दिए होते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ रही है, इसलिए आपको वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आप 100% अटेम्प्ट करके आ सको। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9 एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CUET, NTSC, ओलंपियाड एंड अदर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की असाइनमेंट पार्ट के थ्योरी क्वेश्चंस के साथ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी ने वीडियोस देखे या नहीं देखे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, देख लिए ना? तो अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूं उनके आंसर्स आपको खुद करने हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर आपको खुद को बताना है। जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो और आंसर टिक करो। मेमोरी, प्रोसेसेस, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चैप्टर 3 से पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर 3 में सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिस्कस किया था, जो क्या करता है, इसमें इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम आपका मिलकर बना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से, इन दोनों से मिलकर बना है। तो इस कंप्यूटर सिस्टम के इन सभी पार्ट को मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसेस को भी मैनेज करता है, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, क्योंकि ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का मुद्दा किसका होता है, किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, है ना? आ गई बात समझ में? सो देखो करेक्ट आंसर डी। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे फंक्शन पूछा था, कौन सा है बताओ, और इस सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन में आपको सारे फंक्शन दिए होंगे, बस एक ऐसा ऑप्शन होगा जो फंक्शन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन प्रोग्राम, वायरस प्रोटेक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इनमें से क्या फैसिलिटी या कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? मेमोरी को तो मैनेज करता है, हमें अच्छे से पता है। डिस्क को भी मैनेज करता है, जो हार्ड डिस्क होती है आपकी, हार्ड ड्राइव वगैरह, उसको भी मैनेज करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा हुआ है। यदि एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करने की बात लिखी होती तो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी मैनेज करता है। वायरस प्रोटेक्शन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस प्रोटेक्शन नहीं देता, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करता है। वायरस प्रोटेक्शन आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। सो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर? डी, दैट इज वायरस प्रोटेक्शन। आ गई बात समझ में? सो ये तीनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। मींस जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर और सारे सॉफ्टवेयर सभी को मैनेज करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है, चाहे फिर आप VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर, मूवी के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, इंटरनेट पे आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का यूज करते हो, आप वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, गूगल डॉक्स, इनका जिस भी किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, कोई गेमिंग एप्लीकेशन वगैरह, वो सभी को कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। कोई फाइल वगैरह जो आप क्रिएट करते हो तो मेमोरी में जाके सेव होती है, मेमोरी से प्रोसेस करवाना है तो प्रोसेसर के पास आती है। तो मेमोरी को मैनेज करने का काम, डिस्क को मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। लेकिन वायरस प्रोटेक्शन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायरस प्रोटेक्शन का काम जिस सॉफ्टवेयर का है उसे हम जिस नाम से जानते हैं, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
वायरस प्रोटेक्शन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या हो गए? क्विक हिल, नॉर्टन, अवेरा, मैकेफी, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म होने से बचाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। आई बात समझ में? लेकिन वायरस प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली जो एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही होता है। ओके, आ गई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, in which of the following operating system types the response type is very crucial। यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप लिखे हुए हैं। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिए थे हमने, याद है कि भूल गए? पढ़ लिए थे हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है द रेस्पॉन्स टाइप इज वेरी क्रूशियल। किस ऑपरेटिंग सिस्टम का रेस्पॉन्स टाइप यहाँ पे बहुत क्रूशियल होता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑब्वियस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका रेस्पॉन्स टाइप बहुत क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये रियल टाइम में वर्क करता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, जब आप रियल टाइम में इंटरनेट पर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हो और जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी वेबसाइट्स आपने ओपन की हुई हैं, है ना, किसी में आप सॉन्ग सुन रहे हो, किसी वेबसाइट में आप कुछ डेटा एंटर कर रहे हो, किसी वेबसाइट से आप डाउनलोडिंग का काम कर रहे हो, तो इस टाइम पे सारी टास्क को मैनेज करने का काम किसका होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है ना। तो इसका रिस्पॉन्स टाइप जो होता है वो थोड़ा क्रूशियल होता है। इसके अलावा यदि बात कर ले तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जाम्पल है इन ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि बात कर लें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक सीपीयू होता है और एक सीपीयू पे बहुत सारे यूजर्स वर्क कर रहे होते हैं। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5। अब क्या होता है बेसिकली यहाँ पर यदि किसी एक यूजर का टास्क है ना, कुछ 2 सेकंड या 5 सेकंड में कंप्लीट होने वाला है, तो सीपीयू ने, प्रोसेसर ने उस यूजर के टास्क के लिए डेडलाइन सेट कर दिया है कि इस यूजर को इतना ही टाइम देना है इसकी प्रोसेस को। अब बीच में कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट आ जाती है सीपीयू के पास, तो सीपीयू उस टाइम को क्या कर देता है? वहीं पर उस यूजर के टास्क को होल्ड कर देता है, वेट स्टेट में डाल देता है, पहले इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे सीपीयू क्या कर रहा है? हर एक टास्क के लिए उसने टाइम डिसाइड किया हुआ है, कितने टाइम में हर एक टास्क को, यूजर के हर एक टास्क को परफॉर्म करना है। एक डेडलाइन उसने सेट की हुई है। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वहीं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक यूजर एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक यूजर एक ही टास्क, एक ही एप्लीकेशन का यूज कर रहा है, सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसे मैनेज कर रहा है दैट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आ गई बात समझ में? बहुत इजी है कॉन्सेप्ट आपका यदि क्लियर है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद होगा, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था मैंने। एक तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर इंटरफेस के लिए, मतलब हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, और दूसरा मैंने बताया था यहाँ यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग, कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उसमें कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर के लिए, और यहाँ पे यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग भी बताया था कि यूजर को जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो यदि हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हार्डवेयर की बात करें तो यहां हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी के साथ यहाँ पे हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, राइट। तो ये कुल मिला के मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है।
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वीडियो मैंने हार्डवेयर इंटरफेस के अकॉर्डिंग बनाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। और वहीं यूजर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे हमने कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस देखे हैं तो वो इस आंसर को इजीली कर पाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को, राइट। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आप तुरंत आंसर कर पाओगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द कंपोनेंट प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद यूजर इज कॉल्ड। देखो अब ये है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका एग्जाम्पल। ओके, इसमें आपसे पूछा है, क्या पूछा है जरा ध्यान से देखो। द कंपोनेंट प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंपोनेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरैक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, यूजर इन्वायरमेंट कहते हैं, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं, या यूजर इंटरफेस कहते हैं। सो ऑब्वियस यदि आपने पढ़े हैं वीडियो लेक्चर्स तो आंसर आपके सामने है, जल्दी से बता दो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम यूजर इंटरफेस। मीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, क्या बताया मैंने? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि हार्डवेयर का यूजर यूज कर पा रहे हैं, आप कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर का यूज कर पा रहे हो ना, ठीक है। आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हो वो कंप्यूटर में दिखता है आपको, तो आपको जिस इंटरफेस पे दिख रहा है, आपको जिस तरीके से वो विजिबल हो रहा है, ठीक है, वो इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? तो उसे हम ना इंटरैक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे, ना यूजर एनवायरनमेंट बोलेंगे, ना ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? यूजर इंटरफेस कहेंगे। तो यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस होते हैं, यहाँ पे जो यूजर के इंटरफेस होते हैं, अगेन आई एम टेलिंग, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कमांड लाइन, जिसमें यूजर कमांड के फॉर्मेट में इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और दूसरा होता है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यदि यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आएगा तो भी उसी को टिक करके आना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आ गई बात समझ में अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट में, चारों के आंसर्स आपको क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ से कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपको लिखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जल्दी बता दो। ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप कंप्यूटर का यूज कर पा रहे हो, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो, किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, है ना। सो यही डेफिनेशन लिखनी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, मीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, जो कि एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है किसके बीच में? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर मतलब जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर मतलब जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, मीन्स कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी के साथ आप इंटरैक्ट कर पा रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही। इट कंट्रोल्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इवन कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो रिसोर्सेज अभी हमने देखे, उन्हें भी कंट्रोल करता है। सो दो गोल होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला तो ये कि यूजर कंप्यूटर सिस्टम का कन्वीनियंटली यूज कर सके और जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो सब एफिशिएंट मैनर में काम कर रहे हैं। इन दोनों पे नजर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। कोई भी यदि बीच में काम नहीं करता है, काम चोरी करता है, मीन्स कि यदि कोई भी डिवाइस खराब हो जाता है या अपनी वर्किंग नहीं देता है, हैंग हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत एक छोटा सा मैसेज आपको डिस्प्ले करता है कि रिपेयर दिस डिवाइस, या दिस डिवाइस इज नॉट वर्किंग, दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, क्लोज दिस एप्लीकेशन, इट इज हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे मैसेजेस आपको कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो प्रोवाइड करता है, क्योंकि वही तो कंट्रोल कर रहा है यूजर के एप्लीकेशंस को भी और हार्डवेयर डिवाइसेस को भी।
आ गई बात समझ में अच्छे से? चलिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में टीचर आप सभी स्टूडेंट्स पे नज़र रखती है कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा डिसिप्लिन में रहता है, कौन सा स्टूडेंट टाइम पे होमवर्क करके लेकर आता है, कौन सा नहीं करके लेकर आता है, कौन सा स्टूडेंट रेगुलरली बुक कॉपीज लेकर आता है, कौन नहीं लेकर आता है। आपकी हर एक एक्टिविटी पे आपकी क्लास टीचर की नज़र होती है ना। बिल्कुल वैसी ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र हर एक हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ साथ हर एक यूज़र के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी होती है। आई बात समझ में? चलिए, गिव 5 फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 फंक्शंस अब आपको बताना है। जैसे मैंने बताया आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लें। जैसे घर में आपकी मदर, आपकी जो मम्मी है, वो पूरे घर को मैनेज करती है, घर में रहने वाले हर एक पर्सन का ध्यान रखती है। जितने भी मेंबर आपके घर में होते हैं, चाहे आपके दादा दादी हो, पापा हो, आपके कोई भाई बहन हो, ठीक है, और कोई चाचा चाची वगैरह जितने भी पर्सन्स रहते हैं, आपकी मदर सभी का ध्यान रखती है, घर के एक एक काम का ध्यान रखती है, सही समय पर सभी को सारी चीज़ मिल जाए, सही चीज़ें सारी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, इवन खुद को भी मैनेज करना, ये सारे काम जैसे आपके घर के सबसे बड़े पर्सन के लाइक मदर के होते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक मदर की तरह ही होता है जो ओवरऑल पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, जितने हार्डवेयर जितने सॉफ्टवेयर सभी चीज़ों को मैनेज करता है। तो इसके 5 फंक्शंस आपको लिख देने हैं। क्या हो सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हो, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हो, है ना, सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो। साथ ही आप यूज़र को भी, यूज़र के जितने भी प्रोसेसेस हैं, यूज़र के जितने भी टास्क हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हो। प्रोसेसर को भी आप इवन मैनेज कर सकते हो। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो देखो, हार्डवेयर में क्या आ जाते हैं आपके सारे डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। तो 3 फंक्शन तो यही हो गए। सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशंस, यूज़र एप्लीकेशंस, यूज़र जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है इन सॉफ्टवेयर पे उन्हें मैनेज करना है। प्रोसेसर, सीपीयू को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। आ गई बात समझ में? सो अब इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आंसर क्या लिख कर आने वाले हो आप? यही आंसर लिख कर आना, ठीक है। 5 पूछे हैं, 7 लिखे हैं, कोई से भी 5 याद कर लेना। अब देखो, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप फर्स्ट चैप्टर से डिटेल में पढ़ते आ रहे हो ना मेरे साथ में, मतलब आपने मेरे हर एक लेक्चर देखे हैं पहले चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक अभी तक, तो आपको ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मुझे याद है ना, मैंने अभी आपको बता दी है, आप खुद भी लिख सकते हो, आप खुद भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में गिनती के होते ही 4 पार्ट्स हैं। आईपीओ साइकिल पे कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड है। इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। साथ ही यूज़र के जितने भी टास्क होते हैं, यूज़र के जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जिस पर यूज़र काम कर रहा होता है, तो ये 5 फंक्शंस आपको याद कर लेने हैं। सिंपल सी बात है ना। सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कंट्रोल करता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो प्रोसेसर करता है, लेकिन उसे कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, कितने टाइम में एग्जीक्यूट करवाना है, कब प्रोसेसर को अवेलेबल करवाना है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो ऑकर नहीं हो रही है, ठीक है, मेमोरी तक आउटपुट भेजा नहीं भेजा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक आउटपुट डिवाइस तक आउटपुट गया नहीं गया, ये कंट्रोलेशन का काम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ओसीआर, एमआईसीआर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिफरेंट टाइप के आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं 2nd चैप्टर में, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में। और हर एक इनपुट डिवाइस के थ्रू अलग अलग इनपुट जाता है कंप्यूटर सिस्टम तक। ऐसा तो है नहीं कि कीबोर्ड से आप वॉइस भी इनपुट कर लेते हो, कीबोर्ड से आप साउंड भी इनपुट कर देते हो, नहीं ना। साउंड इनपुट करना है तो आपको माइक की ज़रूरत होती है, इमेज एंटर करना है तो आपको वेबकैम की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई टेक्स्ट को आपको स्कैन करना है तो स्कैनर की ज़रूरत होती है। कीबोर्ड से टेक्सचुअल डेटा आप इनपुट कर सकते हो, नंबर्स एंटर कर सकते हो, माउस से आप कुछ सिलेक्शन कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप का इनपुट आप करते हो, वैसे ही अलग अलग टाइप का आउटपुट भी आप गेन करते हो। साउंड आउटपुट के लिए स्पीकर की ज़रूरत होती है ना। हार्ड कॉपी में आउटपुट चाहिए होता है तो प्रिंटर के थ्रू एक्सेस करते हो, सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट चाहिए होता है तो मॉनिटर के थ्रू एक्सेस कर लेते हो।
लार्ज व्यू में आउटपुट को शो करना है तो प्रोजेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप अलग अलग इनपुट कर रहे हो वैसे आप अलग अलग आउटपुट भी एक्सेप्ट कर रहे हो। अब सोचो थोड़ा दिमाग से, इतने वैरायटी ऑफ इनपुट और आउटपुट को हैंडल करना, इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस को हैंडल करना, यूज़र हर एक डिवाइस पे सही तरीके से एक्सेस कर सके, सही तरीके से आउटपुट मिल सके, सही तरीके से इनपुट जा सके, इन सारे टास्क को हैंडल करने के लिए जो डिवाइस होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उसका बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने का काम भी होता है। ओके, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल सिस्टम होता है, पढ़ा है लास्ट वीडियो में फाइल सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल सिस्टम होता है जो कि फाइल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करता है। जितने भी फाइल फोल्डर्स आप क्रिएट करते हो, हर एक फाइल दूसरी फाइल से कैसे डिफ्रेंशिएट होती है, कितने टाइप की फाइल बनाते हो, इमेज फाइल, ग्राफिक फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, साउंड फाइल, टेक्सचुअल फाइल, ठीक है, कितने टाइप की वैरायटी ऑफ फाइल आप क्रिएट करते हो। अब सोचो ये अलग अलग टाइप की फाइल्स जो होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस आप ही एक अकेले यूज़र और जो मैनेज कर रहे हो, मिलियन बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर सिस्टम पे फाइल्स को मैनेज करते हैं, है ना, और मिलियन बिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें वैरायटी ऑफ फाइल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम होता है वो बेसिकली फाइल्स को एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करता है। और ये फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, जैसे मैंने बताया कोई सा भी हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया है, प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहा है, तो आपके मॉनिटर पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले होता है, दिस डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिस फाइल इज हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम, डोंट डाउनलोड दिस फाइल। यदि आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। ऐसे मैसेजेस आपको कौन भेजता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है। वो पहले से ही हार्डवेयर को, फाइल्स को एक्सेस कर लेता है, उसे पता होता है कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए सही नहीं है, या ये पार्ट जो है हार्डवेयर का, ये जो पार्ट है ये वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए यूजर को प्रॉब्लम हो रही है, हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो आपको एक एरर मैसेज बता देता है डिटेक्ट करके कि इस डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है। प्रिंटर में पेजेस नहीं लगे हुए हैं फिर भी प्रिंटिंग कमांड दे दिया है, तो आपको मैसेज आता है लोड द प्रिंट ट्रे, प्रिंटर की जो ट्रे है उसे लोड करो, उसमें पेजेस इन करो, तभी आप प्रिंटिंग निकाल पाओगे। ये प्रिंटर मैसेज नहीं भेज रहा है, ये प्रिंटर को मैनेज करने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो आपको मैसेज भेज रहा है कि इस हार्डवेयर डिवाइस में ये परेशानी है, इसलिए ये वर्क नहीं कर पा रहा है। तो एरर को डिटेक्ट करना किसी भी हार्डवेयर या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और यूजर को बताना ताकि यूजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और कन्वीनियंटली कंप्यूटर का यूज कर सके। तो ये काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। रिसोर्स एलोकेशन। अब रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब? नेटवर्क में 5 सिस्टम कनेक्टेड हैं, नेटवर्क में 5 सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो क्या हर एक 5 सिस्टम के लिए आपने 5 स्कैनर, 5 प्रिंटर लाके लगाए हुए हैं? नहीं ना। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क में जब आपने 5 सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है, मतलब कि वो रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, वो रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स मतलब प्रिंटर। तो 5 कंप्यूटर जो है वो एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। अब सपोज मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपसे कि ये जो 5 कंप्यूटर हैं, ये जो 5 कंप्यूटर हैं, ये एक प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। सपोज ये एक प्रिंटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। ये क्या है? प्रिंटर है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये मान के चलो क्या कि यूजर ने कौन से फर्स्ट सिस्टम वाले यूजर ने प्रिंटिंग कमांड दी, Ctrl+P प्रेस किया, तो प्रिंटर किसको अलोकेट हो गया? फर्स्ट यूजर को अलोकेट हो गया, ठीक है। अब प्रिंटर बिजी है यहाँ पे फर्स्ट यूजर की प्रिंटिंग के लिए, तुरंत उसी टाइम पे थर्ड यूजर ने प्रिंटिंग की कमांड दे दी, तो प्रिंटर क्या करेगा? पहले यूजर का प्रिंटिंग निकालेगा, ठीक है, और फिर तुरंत थर्ड यूजर को अलोकेट हो जाएगा। इसका जैसे ही काम खत्म हुआ तो थर्ड यूजर के लिए अलोकेट हो जाएगा। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ थ्रू नेटवर्किंग। किसके थ्रू? कि नेटवर्क में आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, नेटवर्क में आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, जिससे ये प्रिंटर भी कनेक्टेड है। तो आप इस रिसोर्स को, इस प्रिंटर को इन सभी डिवाइसेस के साथ शेयर कर रहे हो। जो भी सिस्टम, जो भी यूजर प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है तो प्रिंटर उसके लिए एलोकेट हो जाता है, प्रिंटर उसके लिए एलोकेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है वो यही काम कर रहा है कि नेटवर्क में रिसोर्सेज को एलोकेट करवा रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, है ना। ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी देख सकते हो।
आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपको प्रिंटर को एक्सेस करना है, आपने प्रिंटिंग कमांड दी तो प्रिंटर को आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अलोकेट करना, ठीक है। स्कैनर का यूज करना है आपको, तो स्कैनर को एडवाइस देना, स्कैनर को एक्टिव करना कि भाई अब ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। आ रही बात समझ में? ऐसे डिवाइसेस को एक्टिव करना, डिवाइसेस को अलोकेट करना फर्दर यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ये काम भी किसका होता है? ये काम भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। क्लियर? नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट की यदि बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर, जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेसर होता है, मतलब एएलयू यूनिट होती है, जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे होता है आपका प्रोसेसर सीपीयू में, जो टास्क को प्रोसेस करता है। तो जो भी टास्क इसको प्रोसेस करनी है, वो टास्क कहाँ रहती है? कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होगी, जब भी तो प्रोसेसर उसे एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जितने टाइम में जो भी टास्क प्रोसेस हो रही है, जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है, वो डेटा प्रोसेसर कहाँ से लेता है? मेमोरी से ही लेता है। कहाँ से जाता है? मेमोरी से। अब कौन सी मेमोरी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ? रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। प्रोसेसर सीपीयू में जो प्रोसेसर है वो रैम को एक्सेस करता है। जो भी डेटा प्रोसेस करने के लिए होता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टाइम वो डेटा रैम में बना रहता है। अब ये मान के चलो कि वो डेटा रैम में अवेलेबल नहीं है, तो जब डेटा रैम में अवेलेबल नहीं होता है तो कहाँ स्टोर होता है? तब वो डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क। कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आपकी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है। तो जब डेटा मेमोरी में नहीं मिल रहा प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे डेटा हार्ड डिस्क से कहाँ शेयर किया जाता है? यहाँ पे डेटा शेयर किया जाता है हार्ड डिस्क से, कहाँ पर? मेमोरी में, रैम में। कहाँ शेयर किया जाता है? रैम में शेयर किया जाता है। फिर प्रोसेसर रैम से डेटा को एक्सेस करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको टास्क बताया, क्या कि प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी को सबसे पहले एक्सेस करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। यदि प्राइमरी मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है तो प्राइमरी मेमोरी हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करती है और फिर प्रोसेसर के पास भेजती है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे डेटा को अवेलेबल करवाना मेमोरी के लिए, हार्ड डिस्क में अवेलेबल करवाना, प्रोसेसर तक अवेलेबल करवाना, मेमोरी में डेटा को स्टोर करवाना सही तरीके से, है ना, जहाँ पे मेमोरी में जगह दिख रही है उस सही जगह पर जाकर डेटा को स्टोर करवाना, ये चेक करना, ये सब किसके काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ पे मेमोरी को सफिशिएंटली यूटिलाइज करना, ऐसा ना हो कि मेमोरी में कोई स्पेस वेस्ट जा रहा है, खाली है, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यूजर कोई भी टास्क, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डेटा क्रिएट करता है तो मेमोरी में जाके वो स्टोर होता है। तो मेमोरी में भी स्टोर करने के लिए टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक्स का यूज करता है ताकि मेमोरी में सही जगह पर डेटा स्टोर हो सके, मेमोरी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। आई बात समझ है? इवन मेमोरी से डेटा को स्वैप इन करना, स्वैप आउट करना, प्रोसेसर तक पहुंचाना, है ना, प्रोसेसर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। क्लियर? इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। अब ये देखो आखिरी पॉइंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, क्या? इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन का काम। अब इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फाइल से डेटा है जो आपने कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है, और जितने भी रिसोर्सेस, जितने भी हार्डवेयर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किए हुए हैं, उसे कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे मैनेज कर रहा है? उन्हें प्रोटेक्ट करके रख रहा है ताकि कोई वायरस या किसी तरीके का कोई ऐसा मेल फंक्शन या मेलवेयर्स आपके उस फाइल को या रिसोर्स को हार्म ना कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो सब सही तरीके से काम करें, यूज़र के टास्क को परफॉर्म करें, एफिशिएंटली वर्क करें, और यदि किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसका मैसेज डिस्प्ले करना ताकि यूज़र उसे सॉल्व कर सकें, है ना। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को और रिसोर्स को प्रोटेक्शन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिस्पॉन्सिबल होना होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से? अब ये प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो आप, उससे भी तो मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। एंटीवायरस से आप इंफॉर्मेशन को, रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि कोई भी वायरस आपके सिस्टम को हार्म ना कर सके। सो ये सारे फंक्शंस हैं बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये हमने एक तरीके से देखा जाए तो फिर से रिवाइज कर लिए। यदि आपने फंक्शंस वाली वीडियो देखी है
तो आज ये सारे फंक्शन फिर से आपके रिवाइज हो चुके हैं, ये जिसने नहीं देखी है तो आपको डिटेल में सारे फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए। अब ये फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन यदि इंडिविजुअल आपसे पूछा जाता है, इंडिविजुअल, तो अब आप डिटेल में इसका आंसर करके आ सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। अब कुछ टर्म्स आपके सामने यहां हैं जिन्हें आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट टर्म दी हुई है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का क्या मतलब होता है? दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो इंटरफेस जो यूजर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, जो यूजर की भाषा को समझता है, यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे हम बात करें कि आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन आती है जिसे आप समझ लेते हो इजीली, जिसमें जो बैकग्राउंड होता है उसमें पीछे कुछ लिखा हुआ है तो वो भी आप समझ जाते हो, कुछ आइकन्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं जिसे देखकर आपको समझ में आ जाता है ये रिसाइकल बिन है, ये फोल्डर है, ये दिस पीसी का आइकन है ना। कोई सा भी आइकन देखकर आप समझ जाते हो ये एंटीवायरस का आइकन है, ये किसी फाइल का आइकन है, ये वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, देखकर आप फाइल को समझ जाते हो ना उनके आइकन्स को देखकर। तो ये कैसा इंटरफेस है? ये एक ऐसा इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है और उस इंटरफेस को समझ सकता है और अपने काम को ईजी कर सकता है। क्लियर? तो बेसिकली उसे हम GUI इंटरफेस कहते हैं, जिसमें बेसिकली आप देखोगे तो आपको ये चार चीजें मिलती है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को प्रोवाइड करती है। W फॉर विंडोज, ठीक है, I फॉर आइकन्स, M फॉर मेन्यूज एंड P फॉर पॉइंटर्स। आई बात समझ में? ये चार चीजें मेन होती हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली विम्प पर बेस्ड है। विंडोज आपको मिल जाती है, मल्टीपल स्क्रीन्स मिलेगी आपको डेस्कटॉप पे। जैसे किसी एप्लीकेशन को ओपन करोगे दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, फिर किसी एप्लीकेशन को ओपन करोगे दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। अलग अलग विंडोज आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की दिखती हैं, है ना। और आइकन्स दिखते हैं, हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको छोटे छोटे आइकन्स वहां पे मिल जाते हैं। चाहे फिर हम टूल बार में डिफरेंट टूल्स की बात करें, जो आपको रिबन एरिया में टूल्स मिलते हैं उनमें भी आइकन्स होते हैं। बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो आप इस तरीके का आइकन आपको विजिबल होता है B, इसका मतलब टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। वर्ड की फाइल है तो इस तरीके का आइकन दिखता है वर्ड की फाइल का, ठीक है। कोई फोल्डर है तो फोल्डर का आइकन जो होता है वो इस तरीके से विजिबल होता है, जो आपको बताता है कि ये एक फोल्डर है। आ रही है बात समझ में अच्छे से, है ना। इस तरीके से आपको फोल्डर का आइकन दिखता है। तो ये आइकन्स आपको बताते हैं, देखकर आपको समझ में आता है कि हाँ इसका क्या टास्क है। मेन्यूज आपको मिल जाते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, डिजाइन, टैब, डिफरेंट टैब्स, डिफरेंट मेन्यूज आपको दिखते हैं जिसमें फर्दर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको आप सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हो। पॉइंटर्स, है ना। पॉइंटर्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ, यहाँ जो माउस से आप सिलेक्शन करते हो तो इस तरीके का पॉइंटर आपको विजिबल नहीं होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जिसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करके माउस के थ्रू। तो ये पॉइंटर मूव होता शो होता है ना, ठीक है। सो बेसिकली जहां पर आपको विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स, ये सारी चीजें दिखती हैं, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, स्क्रीन वगैरह सब दिखता है, वो एक GUI इंटरफेस ही होता है। तो GUI इंटरफेस किससे मिलकर बना है? विम्प, विंडोज, आइकन्स, आपके मेन्यूज, पॉइंटर्स, इन सभी से मिलकर बना हुआ है, राइट। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। तो GUI के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस देता है जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, ग्राफिक्स मिलते हैं, पिक्चर्स मिलती हैं, इमेजेस मिलती हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख कर आओगे, पढ़ लो। GUIs are visual or graphical interfaces in which instead of typing in commands, जिसमें आप कमांड्स को टाइप करने की जगह पर यूजर कैन यूज अ माउस टू पॉइंट एंड क्लिक ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। यूजर क्या करता है? यूजर माउस से क्लिक करता है, यूजर माउस से क्लिक करता है और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता है स्क्रीन पर। तो दो टाइप के इंटरफेस आपको, दो टाइप के यूजर इंटरफेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। यदि मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दो टाइप के यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। पहला होता है कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन की बात करूं तो उसमें इस तरीके से एक कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखता है, C ड्राइव, इस तरीके का कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है जहां पे आप कुछ कमांड्स को रन करते हो, जहां पे आप इस तरीके से कुछ कमांड्स को रन करते हो। चाहे आपको कोई फाइल क्रिएट करना है, कोई फाइल में कट कॉपी पेस्ट करना है, डेटा डिलीट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप कमांड लिखोगे कमांड लाइन में।
लेकिन GUI इंटरफेस में कमांड लिखने की जगह पर यहाँ आपको एक डेस्कटॉप एरिया प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें यहाँ एक स्टार्ट बटन होता है। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की मेन्यूज खुल जाते हैं, जिसमें आप कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ छोटे छोटे पिक्चर्स बने रहते हैं, आइकन्स जिन्हें हम कहते हैं। फिर यहाँ से आप फर्दर सिलेक्ट करके फिर आप किसी मेन्यूज पे चले जाते हो, जहाँ पे फिर कुछ ऑप्शंस होते हैं, फिर इसे सिलेक्ट करते हो माउस पॉइंटर के थ्रू, इस तरीके का। तो जो इस तरीके का बेसिकली आपको इंटरफेस होता है वो GUI इंटरफेस ही होता है। सो इस आंसर में क्या लिख कर आना है या बात हमें अच्छे से समझ में आ चुका है ना? भूलोगे नहीं, सही लिख कर आओगे ना? चलिए सेकंड, विम्प। विम्प मतलब जो अभी मैंने बताया, GUI इंटरफेस आपको क्या फैसिलिटी देता है ना? जस्ट विंडोज, अलग अलग स्क्रीन आप ओपन कर सकते हो। कमांड लाइन में एक ही स्क्रीन ओपन होती है ना? I से आइकन्स, M से डिफरेंट मेन्यूज विजिबल होते हैं और P से पॉइंटर आपको दिखता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सो ये जो विम्प है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है? विम्प बेसिकली विंडोज, आइकन्स, माउस, पॉइंटर। ठीक है, ऐसा जो इंटरफेस आपको दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वो GUI इंटरफेस होता है, जो बेसिकली विम्प पर बेस्ड होता है। तो विम्प के बारे में यदि लिखने को आया तो अब क्या लिख कर आओगे? यही लिख कर आओगे। ध्यान से देख लो क्या लिखना है। ठीक है, विम्प मतलब विंडोज, आइकन, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। ठीक है, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। विम्प मतलब विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। आ गई बात समझ में? आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम that provide graphical interface to user and users can give commands by pointing at the screen। यूजर यहाँ पर कमांड दे सकते हैं स्क्रीन पर पॉइंट करके। ठीक है, स्क्रीन पर आप पॉइंट करते हो, सिलेक्शन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी आइकन पर, तो उसके फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होता है। आ गई बात समझ में? विम्प पे क्या लिखना है? चलिए, तो दोनों एक ही जैसे थे, GUI एंड विम्प, बट आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि दोनों में लिखना एक ही चीज़ नहीं है ना? लिख कर भी आ जाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो। पर वहाँ पे विम्प के बारे में समझा देना, वहाँ GUI के बारे में समझा देना। क्लियर? 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है एग्जाम में कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है। अब यदि आपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वीडियो देखा है ना स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप खुद से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था क्या यदि हम बात करें मल्टीटास्किंग की पहले, ठीक है, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। मल्टीटास्किंग की, तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है? मल्टीटास्किंग में एक CPU होता है, मीन्स एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस CPU से कनेक्टेड एक मॉनिटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम मल्टीटास्किंग में? एक यूज़र होता है। कौन होता है? एक यूज़र होता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो यूज़र है इस कंप्यूटर स्क्रीन पर या तो एक ही एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, सिर्फ सॉन्ग सुन रहा है भाई, ये यूज़र जो है यहाँ पर सिर्फ सॉन्ग सुन रहा है और प्रोसेसर सिर्फ सॉन्ग्स ही उसके लिए प्ले कर रहा है, तो ये सिंगल यूज़र होता है। क्या होता है? सिंगल यूज़र। मीन्स कि यहाँ पर ये एक यूज़र जो है, सिंगल यूज़र जो है, वो एक सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ सॉन्ग सुन रहा है। ठीक, लेकिन वही यदि मैंने ऐसा कहा कि ये यूज़र इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम से एक से ज़्यादा काम कर रहा है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहा है, मीन्स यहाँ पर वो सॉन्ग्स को प्ले कर रहा है, मीन्स यहाँ पर वो सॉन्ग्स को भी प्ले कर रहा है, प्रिंटिंग का काम भी कर रहा है, प्रिंटर के थ्रू प्रिंटिंग का काम भी कर रहा है, डॉक्यूमेंट भी बना रहा है, ठीक है, और कोई मूवी भी देख रहा है साथ में, और इवन ये इंटरनेट पे सर्चिंग भी कर रहा है। एक काम और कर रहा है भाई, ये इंटरनेट का यूज़ भी कर रहा है। ठीक है, किसका यूज़ कर रहा है? इंटरनेट को भी सर्च कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो एक से ज़्यादा काम ये यूज़र इस कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहा है, और ये जो प्रोसेसर है इन सभी टास्क को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। मीन्स ये जो यूज़र है, सिंगल जो यूज़र है, वो मल्टीपल टास्क, सॉन्ग सुनना, प्रिंटिंग निकलवाना, डॉक्यूमेंट बनाना, मूवी देखना, इंटरनेट पे सर्चिंग करना, तो एक इंडिविजुअल टास्क नहीं, मल्टीपल टास्क को इस प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट करवा रहा है। एक यूज़र मल्टीपल टास्क को प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, इसके लिए यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो बेसिकली आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अच्छे से समझ में आ गया मल्टीटास्किंग का क्या मतलब हुआ? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की।
ध्यान से समझना, मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिकली मल्टीपल यूजर्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल यूजर्स। अब देखो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा, एक चीज और ध्यान से समझ लो। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम बोल सकते हैं इसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग को आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग में एक सिंगल यूजर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी यूजर्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल यूजर्स होते हैं। मींस कि मैं बात करूं, यहाँ एक प्रोसेसर होता है, यहाँ पर एक प्रोसेसर होता है, और वो एक प्रोसेसर क्या करता है, वो एक प्रोसेसर मल्टीपल यूजर्स के काम को यहाँ पर प्रोसेस कर रहा होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या है? मल्टीपल यूजर्स हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल यूजर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने अपने टास्क को इस प्रोसेसर से क्या करवा रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं। तो वो प्रोसेसर जो मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल प्रोग्राम्स को सपोज यहाँ पे इसने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, यहाँ दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, या तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या हो गया? मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हो गया, ठीक। अब यहां पर ध्यान से एक चीज समझना है, दोनों में एक ही प्रोसेसर होगा। मल्टीटास्किंग में एक यूजर एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल यूजर से मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर एक ही है, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा तो क्या लिख कर आओगे? अब ध्यान से डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल यूजर, ध्यान से समझ लो, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल यूजर प्रोग्राम्स आर लोडेड एट सेम टाइम एंड ईच यूजर कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल एप्लीकेशंस। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल यूजर्स हैं जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं प्रोसेसर से एक सेम टाइम पर ही प्रोसेसर उन सभी यूजर के टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यदि मैं बात करूं मल्टीटास्किंग की, सो वाइल इन मल्टीटास्किंग द वन यूजर, ध्यान से पढ़ो, वन यूजर प्रोग्राम इज लोडेड एट द सेम टाइम एंड अलाउड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल एप्लीकेशन। कि एक यूजर है, उसने बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज किया है और एक सेम टाइम पे प्रोसेसर उसके सभी एप्लीकेशंस को, सभी टास्क को एक यूजर के एग्जीक्यूट कर रहा है सेम टाइम पर, तो वो मल्टीटास्किंग हुआ। तो इसे आप कॉलम वाइज भी लिख कर आ सकते हो या इस तरीके से भी लिख कर आ सकते हो, डायग्रामेटिकली भी समझा कर आ सकते हो। आ गई बात समझ में? तो अब आपको आई होप कोई भी मल्टी यूजर या मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा हुआ है। क्या 9th क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट अ मल्टी यूजर सिस्टम इज एंड हाउ इट वर्क्स। अब आपको बताना है कि मल्टी यूजर सिस्टम के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो डिस्कस कर लिया ना। मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिन्हें हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसमें एक प्रोसेसर होता है जो मल्टीपल यूजर के अलग अलग प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। यही इसका काम होता है और इसी को हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वही लाइन यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से समझ लो। अ मल्टी यूजर सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू यूज साइमल्टेनियसली बाय मोर देन वन यूजर। मल्टी यूजर या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा, मोर देन वन यूजर साइमल्टेनियसली अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। मल्टीपल यूजर एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूजर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं with the help of many terminals connected to a network। तो नेटवर्क में आपने इसका यूज देखा होगा कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिस पर अलग अलग यूजर बैठे होते हैं और वो अपने प्रोग्राम्स को, टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। और प्रोसेसर इन मल्टीपल यूजर को नेटवर्क में क्या करता है, नेटवर्क में इन सभी यूजर को हैंडल करता है, सभी यूजर के टास्क को एग्जीक्यूट करता है साइमल्टेनियसली। आपने देखा होगा नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनमें आप किसी फाइल को शेयर कर सकते हो और एक सिमिलर टाइम पे, एक सेम टाइम पे आप सेम फाइल में काम कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो वो कैसे, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही फैसिलिटी आपको वहां मिलती है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइम शेयरिंग
एंड बैच प्रोसेसिंग। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम को भी शेयर कर सकते हैं, डेटा को भी शेयर कर सकते हैं, इवन एक सेशन को, एक बैच को भी प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट अ मल्टीटास्किंग सिस्टम इज एंड हाउ इट वर्क्स। अभी हमने देखा मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब, देखो 8th जो क्वेश्चन था उसमें दोनों में डिफरेंस समझ लिया। अब 9th क्वेश्चन में इन्हें इंडिविजुअली पूछ लिया है, यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग पूछ लिया जिसे मल्टी यूजर कहते हैं, और अब 10th क्वेश्चन में आपसे मल्टीटास्किंग पूछ लिया है। तो मल्टीटास्किंग एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक सिंगल यूजर सेम टाइम पे एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करवा सकता है। ठीक, तो मल्टीटास्किंग अलाउज प्रोसेसेस टू बी डन साइमल्टेनियसली। मल्टीटास्किंग अलाउज प्रोसेसेस टू बी डन साइमल्टेनियसली, मतलब द कंप्यूटर रन्स फास्टर। ओके, मीन्स आपका जो प्रोसेसर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कंप्लीट करता है। तो सपोज आप यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हो, तो वो सभी एक सेकंड के अंदर कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब आपका प्रोसेसर कहीं ना कहीं बहुत फास्टर स्पीड से काम कर रहा है। These must be managed by operating system। बहुत काम की लाइन लिखी है, ये मैनेजमेंट जो है कि फास्टर आपका सीपीयू वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। As some commands may need information from other parts of the code, if this has not yet been done, then there will be a problem in running of the program। यदि यहाँ पर एक भी टास्क नहीं होती है तो जो भी एरर जनरेट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरर को यूजर तक डिस्प्ले करता है ताकि वो एरर रिजॉल्व हो सके। क्लियर? नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, How are multi-programming operating systems different from multi-processing operating system? अब ये नई टर्म आपको यहाँ सुनने को मिल रही है इन क्वेश्चन आंसर्स में, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैंने आपको यहाँ बताया क्या कि मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसे हम मल्टी यूजर भी कह रहे हैं, जिसे हम मल्टी यूजर कह रहे हैं, ठीक है, एंड मल्टी यूजर हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग जिसे हम सिंगल यूजर कहते हैं, जिसे हम सिंगल यूजर कहते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मल्टी यूजर और सिंगल यूजर की ही यहाँ पे बात हो रही है। इन दोनों में क्या बताया मैंने, इन दोनों में यहाँ पर एक प्रोसेसर ही होता है जो एक यूजर या मल्टीपल यूजर के काम को करता है। बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों में बेसिकली एक ही प्रोसेसर होता है जो मल्टीपल यूजर के मल्टीपल प्रोग्राम्स को या सिंगल यूजर के मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है। इस लाइन में किसी को कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई, और इन दोनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया है। अभी तक जो 8, 9, 10 क्वेश्चंस देखे वो इन दोनों पर ही बेस्ड थे कि दोनों में एक ही प्रोसेसर होता है, एक ही प्रोसेसर होता है जो मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है या एक सिंगल यूजर के मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। अब बात आ गई यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग की, किसकी, मल्टी प्रोसेसिंग की। तो अब ये मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। इस मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम मल्टीपल प्रोसेसर्स की। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर की। सपोज ये प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर 2 है। क्या है, ये प्रोसेसर 2 है। अब एक यूजर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, एक यूजर यहाँ बैठा हुआ है, यूजर 1। अब इस यूजर ने एक कॉम्प्लेक्स सा टास्क दे दिया। इस यूजर ने एक ऐसा डेटा या एक ऐसा बड़ा सा लार्ज सा कैलकुलेशन दिया है जो प्रोसेसर 1 कैपेबल ही नहीं है करने में। यहाँ हम ऐसा समझ लें कि जो प्रोसेसर 1 इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने ये बताया कि यहाँ पे यूजर 1 ने एक कॉम्प्लेक्स सा टास्क, एक कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन करने को दे दिया, किसे, प्रोसेसर 1 को। अब प्रोसेसर 1 बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है इस टास्क को करने में, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन हो गया, स्लोवर आपका प्रोसेसर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो किसका, मल्टी प्रोसेसिंग का। मल्टी प्रोसेसिंग में यहाँ पे आप यूजर के इस कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए दूसरे प्रोसेसर का भी यूज कर सकते हो। तो ये दोनों प्रोसेसर क्या करेंगे, ये दोनों प्रोसेसर मिलकर इस कॉम्प्लेक्स टास्क को, इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर देंगे चुटकियों में।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके स्पीड की, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, स्पीड फास्टर होगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक यूजर के किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेसर्स का यूज कर लिया है। अब ये 2 ही प्रोसेसर नहीं, आप मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज कर सकते हो। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो साइंटिस्ट वगैरह, बड़े बड़े इंजीनियर्स वगैरह यूज करते हैं, जो बड़ी लार्ज कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, रिसर्च वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें एक प्रोसेसर काफी नहीं होता है, वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं, जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स क्या करते हैं, बेसिकली एक यूजर के टास्क को कंप्लीट करते हैं। यूजर के टास्क को बेसिकली वो पहले डिवाइड कर लेते हैं सब टास्क में, फिर एक एक टास्क को वो सभी मिलकर कंप्लीट करते हैं, जिससे टास्क बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड में कंप्लीट होता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती है और फास्टर स्पीड में आपको रिजल्ट मिलता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग भी समझ में आ गया। कैसे डिफरेंट है इन दोनों से, ये चीज ध्यान रखना भाई। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, जैसे मल्टी यूजर, सिंगल यूजर कह रहे हैं, उसमें एक प्रोसेसर यूज होता है, बट मल्टी प्रोसेसिंग में आप मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात कर रहे हो। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो एक सिंगल यूजर के प्रॉब्लम को डिवाइड करके चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो क्या डिफरेंस लिख कर आओगे, देखो। मल्टी प्रोसेसिंग रिफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स। आगे लाइन वही जो मैंने बताया, मल्टी प्रोसेसिंग रिफर्स टू अ प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स एट द सेम टाइम, और ये सेम टाइम पे काम करते हैं ना, एट द सेम टाइम बाय मल्टीपल सीपीयूज, मतलब मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगी होती है एक ही सिस्टम में। एक ही सिस्टम में मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जो एक सेम टाइम में अपने टास्क को परफॉर्म करती हैं। अब यदि बात कर ले हम मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो उसे तो हम समझ ही चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। सो मल्टी प्रोग्रामिंग की सेवरल प्रोग्राम्स इन द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड एग्जीक्यूट देम कॉन्करेंटली यूटिलाइजिंग अ सिंगल सीपीयू। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जो एक सिंगल सीपीयू के थ्रू सेम टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ठीक, डाउट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तीनों अच्छे से समझ में आ गए। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ये तीनों में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपके डाउट को 100% सॉल्व करूंगी। Now question number 12 is what is a real time operating system? Real time operating system क्या होता है ये आपको बताना है. How is it different from other operating systems in terms of processing? Real time operating system क्या होता है, ठीक है. और ये बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं प्रोसेसिंग के टर्म में कैसे डिफरेंट है. बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी टास्क को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसर उसमें होते हैं जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, बट ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली नेटवर्क में जब कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ना, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. जैसे आप नेटवर्क में ऑनलाइन रहकर रियल टाइम में आप कुछ प्रोसेसिंग करवा रहे हो प्रोसेसर से, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो नेटवर्क में रहकर, ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हो, ऑनलाइन मूवी देख रहे हो, ऑनलाइन सॉन्ग सुन रहे हो, या ऑनलाइन आप जितने भी काम कर रहे हो, ठीक है. तो वो रियल टाइम में आप जो काम कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है टास्क को, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है. तो ध्यान से समझो यार, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बेसिकली इतना ही होता है कि रियल टाइम में उसके पास एक डेडलाइन दी होती है कि एक डेडलाइन में उसको काम करके देना है, नहीं तो दूसरे यूजर का टास्क वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा. आई बात समझ में. जैसे सपोज आपके टीचर ने क्लास में 5 स्टूडेंट्स को 5 टास्क अलॉट किए. आपको ये काम करना है, आपके फ्रेंड को ये काम करना है, आपके दूसरे फ्रेंड को ये काम करना है. अब यदि आपको टाइम दिया है कि आपको भाई 5 मिनट में ही ये काम करके देना है, अब यदि आपने 5 मिनट में वो काम नहीं किया तो क्या होगा, आपकी टीचर किसी दूसरे फ्रेंड को आपका काम दे देगी कि भाई तू कर दे. अब आ रही है मेरी बात समझ में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रोसेसर के पास में बहुत सारे टास्क होते हैं करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर के पास में बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो अपने टास्क को लेकर आते हैं. अब प्रोसेसर किस किस के टास्क को कंप्लीट करेगा, तो वो क्या करता है कि हर एक यूजर के टास्क को एक एक डेडलाइन सेट कर देता है कि इतने सेकंड में इसका टास्क कंप्लीट करना है, इतने सेकंड में इसका टास्क कंप्लीट करना है, इतने सेकंड में इसका टास्क कंप्लीट करना है. अब बीच में यदि प्रोसेसर के पास कुछ और काम आ गया, सपोज कोई नया रिसोर्स की नीड हो गई कि प्रिंटर को उस वाले यूजर को अलॉट करना है, तो बीच में वो अपने टास्क को छोड़ता है और पहले प्रिंटर को अलॉट करता है दूसरे यूजर को. आई बात समझ में. तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही होती है उसको होल्ड पे रख देता है, उसको वेट पे रख देता है और पहले प्रिंटर को अलॉट करता है.
ठीक है, और फिर वापस आके अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, फिर दूसरे यूजर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है एंड सो ऑन। इस तरीके से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। सो इन अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइंस। यहाँ पे जो भी जॉब्स होती हैं, जॉब्स का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, जॉब्स का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोसेसर यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है उन सभी की फिक्स्ड डेडलाइन होती है एंड जॉब्स हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। और सीपीयू प्रोसेसर के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि उसको जॉब्स को कंप्लीट भी इसी डेडलाइन में करना होगा। आई बात समझ में अच्छे से? So the system performance is measured by its ability to complete its jobs within the specified deadlines। जैसे इसमें यदि हम बात कर लें तो Linux OS, OSE, RT Linux एक्सेट्रा, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल्स हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है बेसिकली उसके सिर पर बहुत प्रेशर होता है। वो हर एक यूजर की प्रोसेस को टाइम अलॉट कर देता है, एक डेडलाइन दे देता है और उसी टाइम में उसके काम को खत्म करके देना होता है। आई बात समझ में? जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है। ओके, सो एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो इसके अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में आपको उसको समझाना था, तो ये तो हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लिया। अब यदि हम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू नॉट हैव एनी टाइम डेडलाइन। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें कोई टाइम डेडलाइन जैसी चीज नहीं होती है, ठीक है, कोई टाइम डेडलाइन नहीं होता है टू कंप्लीट द प्रोसेसिंग। While real time operating system has time constraints to finish the processing। बाकी रियल टाइम सिस्टम में टाइम कॉन्स्टेंट डिफाइंड रहता है कि इतने टाइम में आपको प्रोसेसिंग खत्म करके देनी है। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द टर्म विम्प इंटरफेस मीन? अभी विम्प के बारे में पढ़ा था ना पहले, GUI और विम्प, बस यहाँ पे फिर से आपसे विम्प के बारे में पूछ लिया। तो विम्प एक GUI इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है यूजर्स को। सो विम्प दैट इज विंडोज, आइकन्स, मेन्यू, पॉइंटर। इंटरफेस मीन्स ग्राफिकल इंटरफेस in which user can give commands by pointing at screen। यूजर अपने काम को करता है क्लिक करके, स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है, उस पॉइंटर से आपको जो भी काम करना है, जो एप्लीकेशन ओपन करना है, प्रॉपर्टी सेट करना है, तो आप एक क्लिक से सिलेक्ट करके परफॉर्म कर सकते हैं। A mobile application or app is computer program or software application designed to run on a mobile device such as phone, tablet or watch। तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप की बात कर लें जिसपे आप कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो, रन कर सकते हो, तो एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पे विम्प के, जैसे आपका जो मोबाइल फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, टैबलेट होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जिसका आप यूज करते हो, जिसपे डेस्कटॉप स्क्रीन दिखती है, आइकन्स दिखते हैं, पॉइंटर्स दिखता है, टास्क बार दिखती है जहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हो। फिर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में यदि मैं वर्ड की बात कर लूँ तो आपको टूल बार, टास्क बार, सारी चीजें दिख जाती हैं ना, रिबन एरिया दिखता है, डॉक्यूमेंट एरिया दिखता है, आपको पर्टिकुलरली हर एक चीज क्लियर विजिबल होती है, अलग अलग डिफरेंशिएटेड होती है कि यहाँ से टूल को एक्सेस करना है, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट में टाइप करना है, स्टेटस बार में स्टेटस दिखता है, हर एक मेन्यू का अलग अलग मीनिंग होता है, फाइल का अलग, एडिट का अलग, व्यू का अलग। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अबाउट विम्प, दैट इज GUI इंटरफेस। ओके, जिसमें कमांड के बिना आप सिलेक्शन करके काम कर रहे होते हो, क्लिक करके काम कर रहे होते हो, वो विम्प इंटरफेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फाइल सिस्टम, हाउ इज इट यूजफुल? फाइल सिस्टम क्या होता है और कैसे ये यूजफुल होता है? तो फाइल सिस्टम को लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, लास्ट टॉपिक था आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो फाइल सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जो आपके सिस्टम में जितनी भी आप फाइल्स क्रिएट करते हो उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करता है। तो फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है फाइल सिस्टम की। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल सिस्टम होता है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइल को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज करता है। जैसे विंडोज की बात कर लें, लिनक्स की बात कर लें, तो यहाँ पे फाइल्स को स्टोर किया जाता है हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर में, ठीक है, हायरार्किकली सभी फाइल्स को स्टोर किया जाता है। सो अ फाइल सिस्टम डिफाइंस और सेट अप अ स्ट्रक्चर टू स्टोर फाइल्स ऑन डिस्क, along with rules that govern how a file would be read or written। तो a file system defines a set of structure to store a files on disk along with rules that govern how a file would be read or written। कि आप फाइल सिस्टम से कैसे फाइल को रीड करते हो, कैसे फाइल को राइट करते हो, ये बेसिकली फाइल सिस्टम ही डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से फाइल को एक्सेस कर रहे हो और किस स्ट्रक्चर में वो फाइल्स अरेंज्ड होती है। A file system is a part of operating system
ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्राइविंग फाइल्स फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी में फाइल्स को कैसे स्टोर करना है ना, बेसिकली ये कौन डिफाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट एक फाइल सिस्टम। अब सपोज जैसे मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे लेकर भी बताया था क्या कि आपने डी ड्राइव में क्या किया है, कुछ फोल्डर बना लिए हैं, ठीक है। ये कोर्स ए के लिए फोल्डर बनाया है 9th क्लास का, ठीक है। एक कोर्स बी आपने डिफाइन किया है यहाँ पर 10th क्लास के लिए, और एक कोर्स सी का फोल्डर आपने क्रिएट किया है यहाँ पर 11th क्लास के लिए, ठीक है। अब 9th क्लास में ये 3 सब फोल्डर्स आपने मेन डी ड्राइव में 3 सब फोल्डर्स क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर इस 9th क्लास में आपने फिर फर्दर 2 सब फोल्डर्स को क्रिएट किया हुआ है। पहला फोल्डर आपने मैथ नाम से बनाया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, दूसरा फोल्डर आपने यहाँ पर साइंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर फोल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं। आई बात समझ में अच्छे से? अब यहाँ पे देखो मैथ फोल्डर में आपने फिर यहाँ पे 2 सब फोल्डर क्रिएट कर दिए, ठीक है। मैथ फोल्डर में आपने यहाँ पर फिर 2 सब फोल्डर क्रिएट कर दिए, ठीक है। पहला जो फोल्डर है इसमें बेसिकली आप स्टोर कर रहे हो ज्योमेट्री वाले पार्ट को, और दूसरा जो फोल्डर है इसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो अलजेब्रा वाले पार्ट को। तो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर में फिर सब फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, और अब आप यहाँ पे अलजेब्रा में कुछ फाइल्स क्रिएट कर देते हो। ये फाइल 1 सपोज, ये फाइल 2 आपने यहाँ क्रिएट कर दी, फाइल 3 क्रिएट कर दी, ठीक है। अब 10th वाले में कुछ भी स्टोर नहीं किया है आपने, सिर्फ एक फाइल स्टोर की हुई है। 11th वाले फोल्डर में फिर आपने यहाँ पे 2 सब फोल्डर क्रिएट कर दिए हैं, ये सब फोल्डर्स हैं, और यहाँ पे फिर आपने एक फाइल को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम होता है वो इस स्ट्रक्चर में ही फाइल्स को, फोल्डर्स को स्टोर करता है। आई बात समझ में? जिसे हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें एक रूट फोल्डर होता है, उसमें फिर कुछ फोल्डर्स होते हैं, फिर सब फोल्डर्स होते हैं, फिर फाइल्स होती है, या फिर आप डायरेक्टली रूट फोल्डर में फाइल्स को भी स्टोर करवा सकते हो, और इसे एक्सेस करने के लिए एक पाथ का यूज किया जाता है। तो फाइल सिस्टम में यदि फाइल्स को एक्सेस करना है, देखना है आपको इस स्ट्रक्चर को, तो आप फाइल मैनेजर या फिर आप ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो तो विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होता है जो आपको इस तरीके से फाइल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर। ओके, आ गई बात समझ में अच्छे से कि फाइल सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, व्हाई डू यू नीड टू इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर एवरी टाइम यू अटैच अ न्यू हार्डवेयर डिवाइस विद योर कंप्यूटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई नया हार्डवेयर अटैच करते हो तो आपको डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करने की हर बार जरूरत क्यों होती है? क्यों आपको हर बार डिवाइस ड्राइवर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है? तभी वो डिवाइस आपका सही तरीके से वर्क कर सकता है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है यहाँ पर शेल। कौन सा कंपोनेंट होता है? शेल, जो यूजर के एप्लीकेशंस के साथ में, यूजर के साथ में इंटरैक्ट करता है, जो यूजर के साथ में इंटरैक्ट करता है। और वही ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं कर्नल, जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने अदर हार्डवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी अदर हार्डवेयर्स होते हैं उन्हें एक्सेस करता है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कीबोर्ड कनेक्टेड है, ठीक है, मैंने क्या बताया? कीबोर्ड कनेक्टेड है। मैंने यहाँ बोला माउस कनेक्टेड है, ठीक है, आपके सिस्टम से। फिर मैं ऐसा बता रही हूँ कि प्रिंटर भी आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, इस तरीके से प्रिंटर भी आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे आपने कुछ डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो डिवाइसेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। हमें पता है अच्छे से कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। कैसे? एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ये हमें पता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है,
ठीक है, मतलब यूजर और हार्डवेयर को कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये शेल वाला पार्ट है वो यूजर से कम्युनिकेट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो कर्नल वाला पार्ट है ये इन हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। अब कीबोर्ड को यूज करना है, माउस को यूज करना है, प्रिंटर को यूज करना है, तो जब भी आप इन डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हो ना, तो कनेक्ट करने से ये काम नहीं करते हैं, कनेक्ट करने से ये काम नहीं करते हैं। हर एक डिवाइस को यूज करना है, कैसे यूज करना है, हर एक डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से कैसे कनेक्ट होगा, यूजर की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेगा, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वाले पार्ट के साथ में कम्युनिकेट करेगा और बताएगा कि भाई ये जो हार्डवेयर है ये क्या काम करेगा, ये जो इनपुट डिवाइस है ये क्या काम करेगा, ये आउटपुट डिवाइस क्या काम करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसमें कीबोर्ड टेक्सचुअल इनपुट के लिए यूज होता है, माउस पॉइंटिंग इनपुट के लिए यूज होता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रिंटर के लिए यूज होता है ना, ऐसे स्पीकर आपको साउंड इनपुट देता है। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझने में परेशानी होती है, तो हर एक हार्डवेयर डिवाइसेस का अपना एक क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर होता है, अपना एक फाइल होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली समझ जाता है। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से, सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे कीबोर्ड का एक फाइल है जो डिवाइस है, यहाँ पर माउस की अपनी एक फाइल है, यहाँ पर प्रिंटर की अपनी एक फाइल है, जिसे हम हर एक डिवाइस के ड्राइवर के नाम से जानते हैं कि ये जो डिवाइस है, जो ये कीबोर्ड डिवाइस है, ये तभी काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये इसके इस फाइल में लिखा हुआ है। माउस कैसा काम करना है वो इसकी इस फाइल में लिखा हुआ है। प्रिंटर कैसे काम करेगा उसके बारे में सब इस फाइल में लिखा हुआ है। तो जब आप इन फाइल के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको इन डिवाइस के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इन फाइल को रीड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल वाला पार्ट यूज होता है। तो कर्नल बेसिकली, कर्नल क्या करता है, कर्नल यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर्स का, किसका, डिवाइस ड्राइवर्स का। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होगा, यही फाइल्स हो गई। कर्नल यहाँ पर इन डिवाइस ड्राइवर्स के साथ में कम्युनिकेट करता है। कर्नल यहाँ पर हर एक सिस्टम के ये जो भी फाइल्स है ना, हर एक सिस्टम की ये जो भी फाइल्स हैं, इन फाइल्स के साथ में कम्युनिकेट करता है, और कम्युनिकेट करने के बाद में इनकी जो भी वर्किंग है, इन डिवाइस को कैसे चलाना है, ये जितने भी डिवाइस हैं इनको चलाना कैसे है, इनको कैसे काम करना है इनका, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इन सॉफ्टवेयर्स में, इन फाइल्स में लिखी होती है। तो कर्नल इन फाइल्स को रीड करता है, समझता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल वाला पार्ट है वो बेसिकली यूजर के काम को करता है। आई बात समझ में? सो यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि यूजर के टास्क को परफॉर्म करना है। यूजर चाहता है कि टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है, यूजर चाहता है कि प्रिंटर से प्रिंटिंग निकालना है, यूजर चाहता है कि स्पीकर से साउंड आपको सुनना है। तो ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, और इन डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में ये सही तरीके से काम कर सके जैसा यूज़र चाहते हैं, तो उनकी अपनी स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं जिन्हें हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। कि एक्चुअली इन डिवाइसेस को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, वो कंप्यूटर को कौन बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन बताएगा, इनके डिवाइस ड्राइवर बताएंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे स्टोर करना है कौन बताता है, फाइल सिस्टम बताता है ना। बिल्कुल वैसी इन डिवाइसेस को चलाना कैसे है, कंप्यूटर सिस्टम में यूज कैसे करना है, वो इनके डिवाइस ड्राइवर्स बताते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वाले पार्ट के साथ में इंटरैक्ट होते हैं, और फिर आप उसका यूज कर सकते हो। बिल्कुल वैसे जैसे आपके पास कोई बाइक है या कोई कार है, उसको चलाने के लिए आपको बैठना होगा, आपको एज ए ड्राइवर उसे ड्राइव करना होगा, तभी आप चला पाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप चलने लग जाएंगे। बिल्कुल वैसे यहाँ भी हर एक डिवाइस को, जो भी नया डिवाइस आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करते हो, कनेक्ट करते हो, तो पहले उसकी फाइल को आपको इंस्टॉल करना होगा, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल वाला पार्ट है वो समझ सके कि भाई इस डिवाइस का क्या मतलब है, ये डिवाइस को क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे चलाना है कंप्यूटर सिस्टम पे, यूजर के टास्क को किस तरीके से इस डिवाइस से परफॉर्म करवाना है। आई बात समझ में? तो डिवाइस ड्राइवर की अपनी अलग नीड होती है। तो आप देखते हो ना, जब भी आप कोई हार्डवेयर परचेज करते हो, सपोज आपने प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर के साथ में एक ऐसी छोटी सी सीडी आती है, ठीक है, और इस सीडी से आपको पता चलता है कि इस प्रिंटर को कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आप सीडी को इंस्टॉल करते हो, सीडी में जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करते हो, फिर प्रिंटर जब अटैच करोगे तो प्रिंटर प्रिंटिंग का काम करेगा।
ऐसे क्या होता है, जनरली कीबोर्ड और माउस जो होते हैं उनके जो कोड होते हैं, उनकी जो फाइल्स होती है वो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। इसलिए जैसे ही कीबोर्ड को माउस को आप लगा देते हो तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल वाला पार्ट होता है उसे पता होता है। अब लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसीज में क्या होता है, लैपटॉप यदि मैं मोबाइल फोन्स की बात कर लूँ तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पहले से ट्रेंड होता है, उसे पता होता है कि आप कौन सा डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो। जनरली यदि आप कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर लोगे तो उसका कोड उसके पास होता है, उसके डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो उसके पास होते हैं। उसे पता है कि कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज़र को कुछ डेटा इनपुट करना है, कुछ पॉइंटिंग डिवाइस से सिलेक्शन करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और हर एक के कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रख पाना, हर एक के काम को समझ पाना कि कौन सा डिवाइस कैसा काम करेगा, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये टफ होता है। इसलिए हर एक डिवाइस के साथ में अपने डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। जैसे ही आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो उसका फाइल पहले इंस्टॉल कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है, चलिए, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या लिख कर आओगे? So a device driver is a group of files that enable one or more hardware devices to communicate with the computer's operating system. Device driver क्या होता है? Group of files होती हैं जो enable करती है एक या एक से ज्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके किसके साथ, जो भी आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। विदाउट द डिवाइस ड्राइवर फाइल, किसी भी डिवाइस ड्राइवर फाइल के बिना आप कंप्यूटर के उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। द कंप्यूटर विल अनेबल टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइक चलाने के लिए आपको बाइक को ड्राइव करना होगा, है ना, अपने आप बाइक नहीं चलेगी। बिल्कुल वैसे जैसे कार को ड्राइव करने के लिए आपको कार में बैठकर एज ए ड्राइवर ड्राइव करना होगा तभी कार चलेगी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर किसी भी हार्डवेयर को यदि आप चाहते हो कि कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप उसका यूज कर सको, उस हार्डवेयर को चला सको, तो उसके लिए आपको पहले हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो है फर्स्ट वाला पार्ट इसका खत्म हुआ। यदि इसको और डिटेल में समझे तो मेन पर्पस क्या होगा डिवाइस ड्राइवर का? मेन पर्पस होगा, द मेन पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज टू प्रोवाइड abstraction of acting as a translator between a hardware device and an application or operating system that use it। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है हार्डवेयर डिवाइस। क्या? ट्रांसलेटर की तरह। मतलब ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूजर्स के एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है, हार्डवेयर्स को भी एग्जीक्यूट करता है, मतलब हार्डवेयर से भी काम करवाता है, देखता है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को समझ सके, हार्डवेयर की लैंग्वेज समझ सके, क्योंकि इनपुट डिवाइस से टेक्सचुअल इनपुट लेना है, आउटपुट डिवाइस जो है स्पीकर, उससे साउंड आउटपुट देना है, क्योंकि हर एक हार्डवेयर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस सब अलग अलग काम करते हैं, तो उनकी अलग अलग भाषा को समझ सके, उनके अलग अलग फाइल्स को समझ सके, इसके लिए यहाँ पर उनके डिवाइस ड्राइवर्स का यूज किया जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसलेट किया जाता है कि ये डिवाइस ये काम करेगा। आगे बात समझ में, प्रोग्रामर्स कैन राइट हायर लेवल एप्लीकेशन कोड इंडिपेंडेंटली ऑफ वॉट एवर स्पेसिफिक हार्डवेयर दैट एंड यूजर इज यूजिंग। जैसे बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामर्स यूज करते हैं ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, अपनी लैंग्वेज में कोड करते हैं और मशीन उससे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हर एक हार्डवेयर 0101 फॉर्मेट में ही काम करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। इनपुट डिवाइस से जो इनपुट किया ना, इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट किया तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तक कन्वर्ट करके ही पहुंचाएगा। इनपुट डिवाइस बेसिकली आपने सपोज यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दिया, सपोज मैंने लिखा मैग्नेट ब्रेन्स, किससे? कीबोर्ड से। क्या बताया मैंने कि मैंने कीबोर्ड से मैग्नेट ब्रेन्स लिखा है, तो ये मैंने जो स्क्रीन है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, इस पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स दिख रहा है, लेकिन ये कीबोर्ड से जब मैग्नेट ब्रेन्स कंप्यूटर स्क्रीन से प्रोसेसर के पास पहुंचा, कहाँ पहुंचा? प्रोसेसर के पास पहुंचा, तो प्रोसेसर इसे 010101 में ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस ने इसे तुरंत कन्वर्ट करके ही भेजा है। आई बात समझ में? तो हर एक हार्डवेयर मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझते हैं और उसी में एग्जीक्यूट करते हैं टास्क को। सो होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन आंसर्स जो असाइनमेंट वाले पार्ट के दिए हुए हैं अच्छे से समझ में आ गए, और कोई भी क्वेश्चन में आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक तरीके से इन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हमने पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कर लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली वो हर एक बच्चे की समझ में नहीं आते हैं, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना पड़ेगा।
है ना। सो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओ और चैप्टर 4 को फटाफट से अच्छे से रीड कर लो, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊं तो आप फटाफट से आंसर कर सकते हो, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही आप यहाँ पे बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स की फैसिलिटी को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। मजे से, कोई पेमेंट नहीं करना है, कितनी भी बार देख सकते हो। यदि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पेजेस को फॉलो करते हो तो आप लेटेस्ट न्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को एक्सेस कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।